इकोसिस्टम के PYQs करना। ओके, तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हो यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन क्या है, 2022 का है। स्टेटमेंट वन क्या है, डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच डेट्राइटस इज रिगार्डेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स। ट्रू है ये। डेट्राइटस मतलब आपका जो भी गार्बेज रहेगा उसको हमने सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना है वाया माइक्रोब्स, तो ये ट्रू है। Decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and chitin. ओके, तो इसमें से क्या करना है हमें, वन ट्रू मतलब ट्रू फॉल्स ये निकालना है हमें। ओके, देखो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है बट दूसरा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। डेट्राइटस डिकम्पोजिशन इज फास्टर व्हेन डेट्राइटस इज रिच इन वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स। लिग्निन और काइटिन रहेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू और स्टेटमेंट वन ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर हो गया। Okay. Next is detrivores break down detritus into smaller particles. This process is known as fragmentation. मतलब एक large particle को बहुत सारे fragments में तोड़ना fragmentation. तो first option would be the correct answer. Now, in the equation GPP minus R gives NPP, where R represents. Equation क्या है आपका, GPP minus R gives NPP. तो R represent क्या कहता है, R represents respiratory losses. R represents respiratory losses. तो थर्ड का ऑप्शन नंबर A would be the answer. In a relation to gross primary productivity and net primary productivity, जो कि GPP का फुल फॉर्म gross primary productivity, NPP का net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct? Gross primary productivity is always more than the net primary productivity. हाँ, always होगा ही, क्योंकि हम लोग कुछ माइनस करेंगे GPP में से, कुछ माइनस करेंगे तब जाके हमारे पास NPP होगा। अगर हम लोग GPP निकालना चाहें तो NPP प्लस R होगा, मतलब NPP से कुछ तो बड़ा ही है, तो ऑलवेज ग्रेटर। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड द सेम, नो, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन, नहीं, ये इक्वेशन तो है रिलेशनशिप। फिर ग्रॉस प्राइम ऑलवेज लेस, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर वन वुड बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ का हो जाएगा ए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, द टर्म इकोसिस्टम किसने कॉइन किया था, इट वाज कॉइन्ड बाय A.G. टैंसले। ये अगेन आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन। Now, next is which one of the following is a characteristic feature of a cropland ecosystem? Cropland ecosystem का characteristic feature क्या है? Absence of soil organism, least genetic diversity, absence of weeds, ecological succession. It is least genetic diversity. Characteristics क्या है? Characteristics ये है कि उसमें least genetic diversity. Again and not an NCERT based question. Okay. Now, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हुए, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इन बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। ये भी हम लोग का एनसीईआरटी का लाइन है इसमें। द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनियो एट ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। नाउ क्या बोले लेंगे, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। आपका स्टैंडिंग क्रॉप वुड बी द आंसर। 8 का हो जाएगा सी। ओके, बट आपको दो में कन्फ्यूजन होगा। देखो NPP और GPP तो आप कट कर सकते हो, बचा रहेगा A और B। आपको 50-50 लगाना है वो भी कर सकते हो, बट स्टैंडिंग स्टेट क्या है, स्टैंडिंग स्टेट इज द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मटीरियल प्रेजेंट, वो होता है स्टैंडिंग स्टेट। और स्टैंडिंग क्रॉप का क्या है, मास ऑफ लिविंग मटेरियल। ये दो में कन्फ्यूजन होगा तो ये दो याद रख लो। ओके, नाउ इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो बना वो होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। करेक्टली डिस्क्राइब क्या है, ह्यूमिफिकेशन क्या है, लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस ह्यूमस विच अंडरगोज माइक्रोबियल एक्शन एट वेरी फास्ट रेट। नहीं, वेरी फास्ट नहीं रहे, वेरी स्लो रेट। एट अ वेरी एवरी लिख दिया इन लोग ने, इधर वेरी आएगा, एट अ वेरी स्लो रेट आएगा। ओके, तो ये गलत हो गया एक वर्ड की वजह से। कैटाबॉलिज्म लास्ट स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन अंडर फुल एनारोबिक कंडीशन। ओके, लीचिंग वाटर soluble inorganic nutrient rise to the top layers of the soil. Fragmentation carried out by organisms such as earthworm. तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है मुझे डी। ये क्यों गलत है वो बता दिया, अभी बाकी के दो को हम लोग रीजंस देते हैं। कैटाबॉलिज्म इज अ लास्ट स्टेप। देखो कैटाबॉलिज्म इज अ लास्ट स्टेप और डिकम्पोजिशन अंडर फुल एरोबिक कंडीशन। और ये लीचिंग का क्या है, लीचिंग वो होता है जिसमें आपके वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टॉप लेयर को नहीं बॉटम लेयर में चले जाते हैं। ओके, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस नीचे चले जाएंगे तो उसको लीचिंग बोलते हैं। कैटाबॉलिज्म वाला डेफिनेशन भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा, GPP माइनस प्रोड्यूस करेगा रेस्पिरेटरी लॉस, वो हो जाएगा NPP के पास।
ओके, वो हो जाएगा एनपीपी, वो किसके पास जाएगा, कंज्यूमर के पास। अभी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन करेगा, कंज्यूमर आपका करेगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी शोन बाय कंज्यूमर। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर। ओके, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन ग्रासलैंड इज कॉल्ड। देखो रैबिट ने रेट ऑफ न्यू ऑर्गेनिक, देखो 2013 और 12 में दोनों का आंसर, मतलब आंसर सेम आएगा, जो कि होगा, देखो दोनों का बीच का कंसेप्ट इज सेम, कंसेप्ट आपका सेम है। क्या है इसमें बोला है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को हम लोग कौन कंज्यूम करते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन बनाता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बाय कंज्यूमर। इधर क्या बोला है, न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट। रैबिट क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है क्या, ग्रासलैंड में ग्रास वुड बी द प्रोड्यूसर, तो आपका रैबिट क्या हो गया, कंज्यूमर। तो उसने बोला है जो रैबिट बनाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर ऑल्सो। तो ये दोनों क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक्ड है। ओके, द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पीसेस बाय अर्थवर्म इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। अभी हम लोग ने पढ़ा है इसके बारे में। नेक्स्ट इज द बायोमास अवेलेबल फॉर कंपोजिशन फॉर कंजम्पशन बाय द हर्बीवोर्स एंड द डिकम्पोज इज कॉल्ड। देखो कंजम्पशन के लिए जो अवेलेबल है वो क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी स्टैंडिंग क्रॉप, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज नेट, क्योंकि ग्रॉस बनाएगा आपका प्रोड्यूसर, बनाते जो जितना बनाए उतना ग्रॉस हो जाता है, बट उसमें से माइनस रेस्पिरेटरी लॉस करोगे तो आपका माइनस रेस्पिरेटरी लॉस करोगे तो आपका इधर एनपीपी आ जाएगा। तो ये एनपीपी वुड बी द अवेलेबल बायोमास फॉर द, मतलब जो नेट प्राइमरी ये अवेलेबल है फॉर द हर्बीवोर्स, फिर हर्बीवोर्स के बाद डिकम्पोजर, ऐसा करते करते हो जाएगा आगे। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो। Okay. The slow rate of decomposition of fallen logs in nature is due to their low moisture content, poor nitrogen content, and anaerobic environment around them, low cellulose content. फॉलन लॉग्स का स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन का कारण क्या है, इट इज़ ड्यू टू लो मॉइस्चर कंटेंट। देखो जो भी लकड़ी रहता है उसमें मॉइस्चर थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि हमें तो पता है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद इसमें सारे के सारे वाटर, मतलब इट बिकम्स डेड, वाटर तो होता ही नहीं, डेड हो जाता है, वाटर एब्सेंट हो जाता है। तो हमें पता है ड्यू टू लो मॉइस्चर कंटेंट डिकम्पोजिशन थोड़ा स्लो हो जाता है। और डिकम्पोजिशन स्लो होने के क्या क्या कारण है, इफ द डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन या काइटिन, ये दो एलिमेंट्स अगर रहेंगे। दूसरा आपका टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं रहेगा, मॉइस्चर ऑप्टिमम नहीं रहेगा, तभी आपका जाके मतलब आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी स्लो इन द केस ऑफ लिग्निन एंड काइटिन रिच डेट्राइटस। टेम्परेचर अगर सुटेबल नहीं है, मॉइस्चर कम है तो। ओके, व्हाट इज एन एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। व्हाट इज एन एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, अगेन आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है फिर भी। अ सेल डिस्प्लेइंग अ फॉरेन एंटीजन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीजेंस। नहीं, फिर production of soma clones variant in tissue culture, piece of RNA that is complementary in sequence and used to stop expression for a specific gene. This option would be the correct answer. RNA polymerase producing DNA. Again इसके बारे के अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, because it out of NCERT और बहुत पुराना क्वेश्चन भी है। Which one of the following ecosystem types has the highest annual net primary productivity? Highest annual net primary productivity मतलब NPP highest किसका है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हमें पता है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वुड बी द हाईएस्ट, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है, इसमें ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी है, सबसे ज़्यादा एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी उसका ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ GM, मतलब ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अभी इन लोगों ने बोला नहीं है कि ये क्या है, बट इन लोगों ने सिर्फ यूनिट दिया जो कि एनसीईआरटी में बेस्ड है। एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि ये यूनिट किसके लिए है, GM पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये किसके लिए पाया जाता है आपका, इट इज़ दिस इज़ अ यूनिट टू शो आपका GPP, तो ग्रॉस प्रोडक्शन के लिए दिखाना जरूरी है। तो किसका ज़्यादा हाईएस्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दिस। देखो आपको प्रोडक्शन को कितना ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, खाली GPP को नहीं, सबके लिए हम लोग ये यूनिट यूज़ कर सकते हैं, बट GPP सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि पता है हमें GPP -R करेगा तो NPP आएगा। अगेन सेकेंडरी और टर्शियरी प्रोडक्शन तो बहुत कम होगा। सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या होगा, देखो GPP इज द अमाउंट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर ने कितना प्रोड्यूस किया। फिर आपका सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बाय कंज्यूमर, उससे हो जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्शन। फिर उसके बाद ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, टर्शरी प्रोडक्शन करेगा, थर्ड डिग्री प्रोडक्शन। ऐसे करते करते ये सब तो वैल्यू कम हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है, ग्रॉस प्रोडक्शन। अगर आपको ये भी याद नहीं है तो आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं, जो आपका वो पिरामिड है, एनर्जी पिरामिड, उस पर भी आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा
बॉटम में होता है, उसका 10% ऊपर, उसका 10% ऊपर, ऐसे करते वो कम हो जाता है। लिंडमैन्स लॉ है ये। तो वैसे ही जीबीपी वैसे भी लार्जेस्ट हो जाएगा, तो 18th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्रेटेस्ट बायोमास ऑफ ऑटोट्रॉप्स। वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट बायोमास of autotrophs in the ocean is that sea grasses and slime molds, free floating microalgae, cyanobacteria and nanoplankton, benthic brown algae, coastal red algae and daphnates, benthic diatoms and marine viruses. Again not an NCERT based question, but इसका आंसर है free floating microalgae, cyanobacteria and nanoplankton from the greatest biomass of autotrophs in ocean. सबसे ज़्यादा autotrophs यही है, ओके, इनका बायोमास ज़्यादा है among autotrophs पूछा है तो वो। नेक्स्ट है the rate at which light energy is converted to chemical energy of organic molecule in an ecosystem is known as gross primary productivity. Option number B would be the correct answer. Which of the following ecosystem has the highest rate of gross primary productivity? Again हम लोग ने पढ़ा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट। फिर सेकेंड हाईएस्ट आना चाहिए कोरल रीफ्स का, ये भी आपको पता रहे तो अच्छा है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्टोमेटा? डज नॉट हैव स्टोमेटा, किसके पास स्टोमेटा नहीं है? हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। तो किसके पास नहीं रहेगा? इट वुड बी एब्सेंट इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, ओके, क्योंकि सबमर्ज्ड हाइड्रो, देखो स्टोमेटा का काम है फॉर गैशियस एक्सचेंज, अभी सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में आपको गैस कैसे एक्सचेंज होगा? हाइड्रोफाइट्स में हो जाएगा। हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या, जो पानी में उगने वाले। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स मतलब बिलो वाटर, बेंथिक। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा दिख नहीं रहा था तो मैंने इधर लिख दिया यहाँ पे। इफ़ वी कम्प्लीटली रिमूव द डीकम्पोजर फ्रॉम एन इकोसिस्टम, इट्स फंक्शनिंग विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज एनर्जी फ्लो विल बी ब्लॉक, हर्बीवोर्स विल नॉट रिसीव सोलर एनर्जी। हर्बीवोर्स को सोलर एनर्जी चाहिए ही क्यों? तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत है। मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी वेरी हाई। देखो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन सबसे हाई रहेगा क्या? नहीं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हाई नहीं रहेगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन कौन करेगा? डिकम्पोजर, वही नहीं है तो विल बी वेरी स्लो। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। फिर एनर्जी फ्लो वुड बी ब्लॉक, एनर्जी का फ्लो क्या है? यूनिडायरेक्शनल है ना, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, तो वो ब्लॉक कैसे होगा? वो तो ऊपर जाता ही रहेगा, ओके, तो एनर्जी फ्लो ब्लॉक होगा, ये भी गलत है। मिनरल मूवमेंट वुड बी ब्लॉक, क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करके जो भी मिनरल आयन देंगे वो सॉइल में पाए जाएंगे, फिर ये सॉइल से मिनरल्स प्लांट में चले जाएंगे, फिर प्लांट से कंज्यूमर से आपका प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शरी, सेकेंडरी, ऐसा करते जाएगा। So the mineral movement would be blocked. Option number C is the correct answer. Which of the following is most stable ecosystem? The most stable ecosystem is the ocean ecosystem. Okay. Now, in an biotic community, the most important factor for survival of an animal is day length, green fruit, soil moisture, and predators. Most important factor is the predator. कोई भी बायोटिक कम्युनिटी में अगर किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है तो प्रीडेटर इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर. Again, these two are NCERT based, not NCERT based questions. Okay. Decomposers are organisms that elaborate chemical substances causing death of tissue. No. Operate in living body. No. फिर attack and kill plants as well animal. नहीं. Operate in relay terms, simplifying step by step the organic constituent of a dead body. Yes. Living body पे काम नहीं करते, dead body पे इनको काम करते, तो इनको decompose. तो option number D would be the correct answer. Now. Option second 27th question. Study of interrelationship between organism and an environment. Organism और environment के बीच का interrelation is known as ecology. Definition है ये. Pedology is a science of study of आपका soil की study को हम लोग pedology बोलते हैं. Greatest producer of organic matter are crop plants, forest, plant of land area, phytoplankton. आपको सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोड्यूस करते हैं आपके ऑर्गेनिक मैटर, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना. Next is upper part of sea aquatic ecosystem contains plankton and nenkton, benthos. क्या कंटेन करता है? It contains planktons कंटेन करते हैं, और क्योंकि ये सरफेस पे पाए जाते हैं ओशन के, तो ज़्यादा सनलाइट की वजह से इन लोग ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी है. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड एंड सक्सेशन, मतलब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. मतलब नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट. पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड. पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट. पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट. ये तो आपको ट्रू हमेशा मार्क करके आना. पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट विदाउट एक्सेप्शन. ये आपको याद रखना है, विदाउट एक्सेप्शन. ओके, तो फोर्थ ऑप्शन तो होगा. इनकरेक्ट आपको ऑप्शन देखो.
पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड अपराइट. ये दोनों बी और सी आपस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो आपको इन दोनों में से ही कोई आंसर रहेगा. अगर आप 50-50 लगा रहे हैं वो भी लगा सकते हो, बट हम इसको प्रूव करेंगे. कैसे करेंगे? देखो पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है. देखो आपका प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर आर द फाइटोप्लैंक्टन्स. उनका मास बहुत कम रहता है. उसके बाद आते हैं जू प्लैंक्टन्स, उसके बाद आते हैं फिशेस, फिर आते हैं लार्ज फिशेस. तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, वेट ये तो मैंने उल्टा बना दिया. क्या होता है ना, देखो कैसे होता है. फाइटोप्लैंक्टन्स का वेट सबसे कम, उससे ज़्यादा वेट आपका होगा आपका जू प्लैंक्टन्स का, उससे भी ज़्यादा होगा आपका लार्ज फिशेस का. तो इट इज़ इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड पिरामिड है. ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट है. सॉरी बी करेक्ट है. हमें क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है ना. ये करेक्ट है, ये करेक्ट है. तो क्या है? पिरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली अपराइट. दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द आंसर, सी. Now, match the tropic levels with their correct species examples in grassland ecosystem. Now, first and third. Crow, vulture, rabbit, grass. तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ग्रास आ जाएगा, तो सी का आना चाहिए 4. तो सी का 4 किस में दिख रहा है? लास्ट वाले में दिख रहा है. तो 32 का डी डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं. फिर वल्चर आपका सबसे हाईएस्ट पे होगा, तो वल्चर वुड बी एट 4th ट्रॉपिक लेवल. ए का आना चाहिए 2. ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ डी में दिख रहा है, तो वो भी मार्क कर सकते हो. बाकी दो आप तुक्का लगा सकते हो. रैबिट, ग्रास को रैबिट खाएगा, तो इट वुड बी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल. तो बी का आ जाएगा 3 और बचा हुआ 1. तो ऐसे ही करके आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड. जनरली इन्वर्टेड कौन सा होता है? पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ एनर्जी नहीं, पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी. पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी अभी हम लोग ने पढ़ा, इट इज जनरली इन्वर्टेड. ओके, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग डेटा. देखो क्या होगा. प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम है, तो मतलब उनका छोटा सा बार होगा. प्राइमरी कंज्यूमर 60, फिर 120. इट इज एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास. तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इकोसिस्टम हैज़ द मैक्सिमम बायोमास. मैक्सिमम बायोमास किसमें पाया जाएगा? ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड, लेक एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम. तो मैक्सिमम बायोमास आपको पाया जाएगा. देखो अगेन 2017 का नॉट एन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बट फिर भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम वुड बी द आंसर, बट इट इज़ नॉट एनसीईआरटी बेस्ड, तो अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर इन अ पायनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक. हमें पता है ये सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्वेश्चन है. तो सबसे पहला क्या आता है? लाइकेन ऑन मॉसेस. तो इसमें से सबसे पहला लाइकेन वुड बी द आंसर. सबसे पहला लाइकेन आएगा, उसके बाद मॉसेस, उसके बाद आपके छोटे छोटे प्लांट्स, ग्रीन एल्गे, फिर वो सक्सेशन जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम्स आर. देखो डीप सी में है तो ऑटोट्रॉपिक तो होगा नहीं, क्योंकि सनलाइट पहुंचेगा नहीं वहाँ तक. फिर हाइड्रोथर्मल वेंट है, मतलब केमिकल एनर्जी तो आपको मिल जाएगा. हाइड्रोथर्मल वेंट है तो ब्लू ग्रीन एल्गा नहीं पाया जाएगा, कोरल रीफ्स नहीं होगा, ग्रीन एल्गे नहीं होगा. इट वुड बी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल कन्वर्जन से जो एनर्जी मिलेगा उससे हम लोग ऑटोट्रॉपिज्म करेंगे, तो इट वुड बी कीमो ऑटोट्रॉप्स. ओके, नेक्स्ट क्या है? सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस ऑन. देखो हमें पता है प्राइमरी सक्सेशन ऑन अ न्यूली कूल्ड लार्वा, न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड. यहाँ तो सेकेंडरी सेक्शन ऐसे प्लेस में होगा जहाँ पे पहले लाइफ था बट किसी वजह से डिग्रेड हो गया. डिग्रेडेड फॉरेस्ट हो सकता है. न्यूली कूल्ड, देखो पॉन्ड, न्यूली कूल्ड लार्वा, ये दोनों प्राइमरी सक्सेशन का होगा. बेयर रॉक वुड बी प्राइमरी सक्सेशन, डिग्रेडेड फॉरेस्ट वुड बी सेकेंडरी सक्सेशन. तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज़ वेरी फास्ट इन प्राइमरी फेज. नहीं, प्राइमरी फेज में आपका वेरी स्लो होगा, तो इट वुड बी वेरी स्लो. तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं आने वाला. नंबर एंड टाइप्स ऑफ एनिमल रिमेन कॉन्स्टेंट. नहीं, वो चेंज होता है जैसे जैसे आपका सक्सेशन आगे बढ़ता रहेगा. नंबर ऑफ एनिमल्स एंड द प्लांट्स वुड चेंज. द चेंज लीड्स टू अ कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट एंड इज कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी. नहीं, इट इज़ नॉट पायनियर कम्युनिटी, इट इज़ क्लाइमैक्स कम्युनिटी. पायनियर तो सबसे पहला आता है, क्लाइमैक्स सबसे लास्ट वाला होगा. द ग्रेजुअल एंड द प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज डिकम्पोजिशन अकर्स इन अ गिवन एरिया इज इकोलॉजिकल सक्सेशन. ये तो डेफिनेशन है इकोलॉजिकल सक्सेशन का. तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट. An association of individuals of different species living in the same habitat and having same interaction and having functional interaction is known as ecosystem. Again, ecosystem का definition है ये, simple definition है. Now, most animals that live in a deep oceanic waters are. देखो deep oceanic waters है, again no sunlight, तो autotroph तो होगा नहीं, मतलब photo autotrophs नहीं होंगे. तो secondary consumer हो सकता है, tertiary हो सकता है, detritivores हो सकता है, primary consumer. देखो deep oceanic waters ना, it would be mostly detritivores. ये सब हो सकते हैं but mostly detritivores पाए जाएंगे नीचे. Match the following and select the correct options. Earthworm succession, ecological services and population growth, pioneer species, detrivores, natality and pollination. Okay, तो
इकोसिस्टम सर्विस में आपका पॉलिनेशन आ जाता है, तो सी का आ जाएगा फोर्थ, तो 2 ऑप्शन में दिख रहा है। सक्सेशन वुड बी पायनियर स्पीशीज, बी का आ जाएगा 1, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, तो डी हो जाएगा। अर्थवर्म डेट्रीवोर है, ये भी हमें पता है, तो ए का 2, और इकोसिस्टम पॉपुलेशन ग्रोथ नेटालिटी मोर्टालिटी पे डिपेंड करता है, तो ए डी का 3, तो डी ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर इन मेज फील्ड इकोसिस्टम? मेज फील्ड इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर के जस्ट बाद आएगा, तो फाइटोप्लैंक्टन्स तो सी में होगा, ये नहीं होगा। आपका लायन और वुल्फ तो टर्शियरी कंज्यूमर है, तो ग्रासहोपर वुड बी द प्राइमरी कंज्यूमर। When a man eats fish which feeds on a zooplankton which is have been eaten by small plants, the producer in chain is the producer in the chain is कौन होगा? आपका zooplanktons, small plants, man and fish. It would be zooplanktons. Zooplankton देखो इसका सीरीज क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स उसको खाता है zooplankton, स्मॉल फिशेस फिर उसको मैन खाता है। तो हमारा कंज्यूमर ये प्रोड्यूसर हो गया आपका, फाइटोप्लैंक्टन ऑप्शन में नहीं है, तो zooplankton वुड बी द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। ओके, पेरिटीमा पोस्ट्यूमा इज नथिंग बट अर्थवर्म, आपका साइंटिफिक नेम दिया है, एंड इट्स क्लोज रिलेटेड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम शुगर केन रूट्स, नहीं, डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, यस, क्योंकि डेट्रीवोज है। सॉइल इंसेक्ट्स को नहीं खाते, स्मॉल पीसेस ऑफ फ्रेश फॉलन लीफ नहीं, इट इज डिकेइंग मैटर को खाते, ना कि लिविंग मैटर को, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ तक देखते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।